दर्शकों, आप सबका स्वागत है सारा अधिकार न्यूज चैनल में। आज मुंबई प्रेस क्लब में एपीसीआर अपने कर्मचारियों पर अनावश्यक छापे, उत्पीड़न, धमकियां और अपने राष्ट्रीय सचिव नदीम खान की गिरफ्तारी के प्रयास की निंदा करता है। और इस संदर्भ में आज मुंबई प्रेस क्लब में परिषद ली गई। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर एक संस्था है, अपने राष्ट्रीय सचिव नदीम खान के साथ अनावश्यक उत्पीड़न और गिरफ्तारी के प्रयास की कड़ी निंदा करती है। साथ ही दिल्ली पुलिस द्वारा बिना पूर्व सूचना या उचित प्रक्रिया के एपीसीआर कार्यालय पर छापे मारने के प्रयास की भी आलोचना की है। 29 नवंबर की रात दिल्ली पुलिस ने दिल्ली स्थित एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर के कार्यालय पर बिना अनुमति के छापा मारा। जी हाँ, और 30 नवंबर को शाहीन बाग पुलिस स्टेशन की पुलिस बिना किसी वारंट या नोटिस के बेंगलोर में नदीम खान को उनके भाई के घर से गिरफ्तार करने आ गई थी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर एक ऐसी संस्था है जो नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा, न्याय सुनिश्चित करने और सभी के लिए समानता बढ़ाने के लिए काम करती है। यह वर्तमान में देश भर में मानव अधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स और नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित कई मामलों में कानूनी सहायता यानी लीगल हेल्प और समर्थन प्रदान करती है। यह विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामलों में याचिका करता है। यह मामले में से कोई में से सुप्रीम कोर्ट ने इसके कारणों की वैधता को स्वीकार किया है और राहत प्रदान की है। कानूनी पैरवी, क्षमता निर्माण और समुदाय समर्थन के माध्यम से एपीसीआर भारत भर में व्यक्तियों और समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती है। हम किसी भी पुलिस द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि सभी जांचें विधिक प्रक्रिया का पालन करें और हमारे राष्ट्रीय सचिव नदीम खान का उत्पीड़न तुरंत बंद किया जाए। आज मुंबई प्रेस क्लब में इन सारे बातों को, खास तौर पर नदीम खान की अवैध गिरफ्तारी की मांग को उठाया गया। आगे पत्रकार परिषद में ये भी कहा गया, पुलिस छापे, उत्पीड़न और पूछताछ का तरीका, पुलिस की कार्रवाई की मंशा और वैधता पर गंभीर सवाल उठता है। यह मानवाधिकार रक्षकों और सवाल उठाने वाली आवाज़ों को डराने और चुप कराने का एक और प्रयास है। एपीसीआर इस डराने, धमकाने और उत्पीड़न के प्रयास की कड़ी निंदा करता है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि वह कानून के शासन और उचित प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखता है। एपीसीआर कानून प्रवर्तन अधिकारियों से उनकी कार्रवाई में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की मांग करता है। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि एपीसीआर पुलिस द्वारा की जा रही किसी भी जांच में सहयोग करेगा। एपीसीआर दिल्ली पुलिस से आग्रह करता है कि वे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। एपीसीआर भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग खड़ी है। पत्रकारों से बात करते हुए मोहम्मद असलम गाजी, कार्यकारी अध्यक्ष एपीसीआर महाराष्ट्र, और शाकिर शेख ने और कई सारे अतिथिगण यहाँ पर इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। अब देखना ये है कि नदीम खान के मामले में किस तरीके का फैसला दिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। कारण नदीम खान साहब के साथ जिस तरीके से गैर कानूनी बर्ताव किया गया वो कारण है, लेकिन ज्यादा बड़ी उस पे जो अब सरमुखत्यारी की तरफ हमारा प्रशासन और पुलिस तंत्र चला जा रहा है और जो दंडाशाही, लोकशाही को रिप्लेस कर रही है, उसके खिलाफ सिटीजन्स की आवाज उठाने के लिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जो नागरिक संविधान और इस मुल्क के न्याय गारंटी के साथ खड़े हैं, उनकी ये अन्यायी रवैये के खिलाफ की आवाज उठाने के लिए भी ये किया गया। गवर्नमेंट को कम्युनल होने के लिए क्या क्या काम समझ में आए कि हमको कम्युनल होना पड़ेगा? क्योंकि इस सरकार ने कम्युनल होकर उसका जो नफा उनको राजनीति और सत्ता हड़पने के लिए मिलता है वो देखा है, और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कम्युनल पोलराइजेशन को अपना कर्तव्य समझने लगी है। गवर्नमेंट सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को लेकर टारगेट कर रही है और उसके संस्थानों पर कहीं ना कहीं बुलडोजर, कभी कोई जांच लगा देंगे।
उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भले से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ का प्रोग्राम वो कर रहे हो, लेकिन उसमें से वो सारे जो माइनॉरिटीज है उनको एक सिग्नल भेज रही है कि आप भी लाइन में रहिए वरना आपका नंबर भी आएगा। जैसा कि आपने कहा था कि एपीएम का मुद्दा लेकर, तो एपीएम तो विपक्ष यानी कांग्रेस लेकर आई थी, तो कांग्रेस बोलने में नाकामयाब रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कौन लाया था, क्या हुआ था, कौन, उसका महत्व नहीं है, कौन उसका गैर कानूनी उपयोग कर रहा है, कौन उससे हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया को करप्ट कर रहा है, उसका ज्यादा मायने रखता है। और जब जब हमें ये पता चलता है कि भाई उसमें कुछ गड़बड़ी धांधली की गई है, तो ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आरएसएस को भी 100 साल हो गए। हाँ, उससे पहले भी कई मुस्लिम संगठन बने हिंदुस्तान में, जमीयत उलेमा हिंद भी बनी है, कुछ और भी बने हैं, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस आज कामयाब हुआ है, जो दूसरी मुस्लिम तंजीमें हैं वो क्यों कामयाब नहीं हुई? मुसलमानों की परेशानियां तो लगातार बढ़ती जा रही है। कोई सीधा सा सवाल है। देखिए, क्यों कोई कामयाब नहीं हुआ और क्यों कोई कामयाब हुआ है, वो बात पे बातें करने का कोई फायदा नहीं है। आरएसएस आज हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उसके खिलाफ लड़ना, हम जो लोग संविधान को मानते हैं और संविधान में सुरक्षित जो सारी अधिकार है उसके लिए लड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक टारगेट है, एक दुश्मन है, और वो आरएसएस है। और उस आरएसएस के खिलाफ लड़ना ये हमारा कर्तव्य है। क्यों मुस्लिम संगठन कामयाब नहीं हुए, क्यों हिंदू संगठन कामयाब हुए, वो जो एकेडमिक्स होते हैं वो रिसर्च करके उसका पेपर निकालेंगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का सवाल यह है कि एक संगठन कितना कामयाब हो जाता है। आज वो, अभी आपने यहाँ पर ईवीएम का भी जिक्र हुआ, अदालतों का भी जिक्र हुआ, मीडिया का भी जिक्र हुआ, वो हर जगह पर काबिज है, हर जगह पर उनके लोग, क्योंकि उनके पास पैसा है। आज उनके पास बेशुमार दौलत है। कल आजाद मैदान पे जो आपने देखा, बंबई की कितनी दौलत वाले वहां बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि उन सब का पैसा हमारी चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट करने में इस्तेमाल होता है। तो पैसा है, मसल पावर है, इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास हमारी आस्था है, और हमेशा इतिहास में ये साबित हुआ है कि कितनी भी आस्था कमजोर क्यों न लगे, आखिर में वही हावी होती है। सेकुलरिज्म के लिए सबसे कठिन वक्त है, सबसे मुश्किल वक्त हो, फिर भी वो वक्त उसी का होता है। बताइए आप। ये सिर्फ अपने देश में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। सांप्रदायिक ताकतें और इस तरह का एक संकुचित राष्ट्रवाद की बात जिस देश में उठ रही है, उसका साथ दे रहा है कॉर्पोरेट पूंजीवाद। तो ये कॉर्पोरेट पूंजी और इस तरह की सांप्रदायिक ताकतें, उनका गठबंधन पूरी दुनिया पे अब राज कर रहा है। तो उसके खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया को जो बाजार बनाना चाहती है ये ताकतें, और हमको बाजार की सिर्फ कठपुतलियां बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमको लड़ना होगा। तो ये बड़ा जाल है, ये समझना होगा। सर, मेरा आपसे सवाल है, विधानसभा चुनाव को लेके जिस तरह महाराष्ट्र में ईवीएम का घोटाला किया गया है, तो आप लोग किस तरह की प्रतिक्रिया से आगे बढ़ोगे और इस चीज को समाज के सामने लाओगे? क्योंकि हर चीज का एक पुरावा होता है और अपने पास वो पुरावे नहीं है, तो आप किस तरह के पुरावे हमें दोगे ताकि हम न्यूज चला सकें? नहीं, एक बात तो ये है कि सिर्फ ईवीएम की हेराफेरी की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये अलग अलग तरह के मैनिपुलेशंस उसमें हुए, बहुत सारी गड़बड़ियां उन्होंने की है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है, तो उन सबके खिलाफ लड़ना होगा। सिर्फ हम ईवीएम को फोकस करके लड़ेंगे तो वो एक ही सीमित दायरे की लड़ाई होगी। हमको लड़ाई इस बात पर करनी चाहिए कि हमारा देश जनतांत्रिक है, यहाँ पे आम जो जनता है, यहाँ की जो आवाम है, उसको सबसे ज्यादा अधिकार है, और उसको फंसा कर उसके साथ हेराफेरी करके आप चुनाव जीतते हो, ये जनतंत्र के खिलाफ है। तो इन सबके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग गांव के लोग भी अपने अपने तरीके से उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? हम इस चीज को रोका जाएगा? नहीं, हम अलग अलग जो ये प्रक्रियाएं चल रही है उन सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करें। तो हम लोग इकट्ठा, हम लोग एक मिनट,
हम लोग सबको इकट्ठा करके जो सारी शक्तियां नागरिक सोसाइटी के एक्टिविस्ट लोग अभी बात उठा रहे हैं, जिनको ये चिंता है कि चुनावी प्रक्रिया में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उनको सबको साथ लाएंगे और फिर एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी बनाएंगे और लड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आज यहाँ मोर्चा ले गए, कल ईवीएम पे लिया, कल परसों कहीं और लिया। इसके लिए एक संघर्ष करना होगा और जब संघर्ष करना होता है तो पहले रणनीति बनानी पड़ती है। वो रणनीति हम बैठ के बनाएंगे आने वाले मेरा दिनों। दूसरा सवाल है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कटेंगे तो बटेंगे, इस पे आप लोग क्या प्रतिक्रिया करोगे? क्या उनके ऊपर केस करोगे या आप लोगों की कुछ याचिका दायर हो चुकी है? उसकी जानकारी हमें दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे उनकी मानसिकता का एक प्रदर्शन था कि जहां वो एक संप्रदाय, एक समुदाय के अंदर डर की भावना बिठाना चाहते हैं। ये हेट स्पीच का ही एक नमूना है। हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं ऑलरेडी दर्ज है, उन पे सुनवाई हो रही है। जितनी त्वरा से होनी चाहिए, जितनी अहमियत मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही, लेकिन वो लड़ाई जारी है। और ये सारे जो इंसिडेंट्स बन रहे हैं, प्रधानमंत्री ने का भी जो एक है तो सेफ है, वो भी इसी की श्रृंखला की अगली कड़ी है कि वो एक संप्रदाय को बोल रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप डरते रहो करके। तो ये सारे हेट स्पीच के खिलाफ भी जब जब ये सुनवाई होगी तब तक उसमें ये ऐड किया जाएगा। आपकी बात से लगता है कि जो मौजूदा शक्तियां हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ताकत है, उन्होंने दिमाग को कैप्चर कर लिया, कुछ बहुत बड़ी एक सोच है जिसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये बात अडवाणी ने शुरू की थी, तुष्टीकरण का मुद्दा उठाकर जो किया था, तो हिंदुओं के दिमाग में ये बिठा दिया था कि भाई उनकी मेजॉरिटी होने के बावजूद वो उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और उसी भावना को मोदी ने आगे ले जाकर ये कहा है कि मैं हूं तो तुम सुरक्षित हो, वरना तुमको खा जाएंगे। उन्होंने तो सबका साथ सबका विकास की बात की थी। वो सबके साथ में तो उन्होंने अडानी का ही विकास किया है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है सर, अभी नगर सेवक की चुनाव तो सिर्फ 2.5 से 3 महीना ही बचा है, तो आप लोग किस तरह पब्लिक के पास जाओगे, किस तरह उनको समझाओगे कि ब्लैक पेपर पे वोट किया जाए? क्योंकि ईवीएम का जो छलावा था वो चलते ही जा रहा है पूरे देश में, तो आप लोग किस तरह की नियम को आगे लाएंगे? देखिए, हम तो पब्लिक से जुदा कभी होते ही नहीं है। हम तो हमेशा, चुनाव हो ना हो, हम पब्लिक में ही रहते हैं और पब्लिक के साथ जुड़े रहते हैं। हमारा काम, लोकसभा के चुनाव के बाद भी हमने मिठाइयां बांटने में हमारा वक्त जाया नहीं किया था। चुनाव के रिजल्ट के दूसरे ही दिन उल्काताई और सब लोग काम पे लग गए थे कि भाई असेंबली के इलेक्शन के लिए काम करना पड़े। असेंबली के इलेक्शन में निष्फलता भले मिली हो, पर इसका मायना ये नहीं है कि हम मायूस होकर बैठ जाएंगे। कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए लड़ेंगे। मुंबई को बचाना है, क्योंकि अगर इनके हाथों में मुंबई कॉरपोरेशन में भी बहुमत मिलता है तो इनका जो मंसूबा है कि मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनाकर दिल्ली के प्रशासन में मुंबई को ले जाए, महाराष्ट्र से अलग कर दे, उस मुद्दे पर वो चुनाव हम लड़ेंगे और जनता तक जाकर वो ये चेतावनी हम देते रहेंगे कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन महज नगर पालिका का इलेक्शन नहीं है, वो मुंबई के अस्तित्व का सवाल है, महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। तो वो हम लड़ेंगे। उसमें हम बैलेट पेपर ला सकते हैं या नहीं, हम नहीं बता सकते। हम वो मुद्दा उठाएंगे, उसके लिए लड़ाई करेंगे। हमारे पास सिर्फ लड़ने का शस्त्र है, हम लड़ सकते हैं और हम लड़ते रहेंगे। जनता को आपसे जुड़ने के लिए क्या समझते? हाँ जी, जनताओं को आपसे जुड़ के काम करना। हम जनता तक हमारा सत्य लेते जाएंगे। जनता उसे माने तो हमारे लिए अच्छा होगा, अगर ना माने तो उनका बुरा होगा। और हम भी जनता ही है। हम भी जनता है, हम कोई नेता नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, नेता नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।